फ्रेंड्स, आज की कहानी है नई नवेली दुल्हन के श्रृंगार की पीड़ा। दीदी दीदी बारात आ गई है, निकिता ने आकर बताया। और पता है स्वीटी और शालिनी बोल रही है, तेरे जीजू तो कितने हैंडसम है। सुनकर दुल्हन बनी चारू के गाल और सुर्ख हो गए। तभी उनकी बड़ी बहन ममता ने आवाज दी, निकी ऊपर क्या कर रही है, यहाँ आकर देखना, रूही रो रही है। इतना सुनकर वो अपनी दी की बेटी रूही को चुप कराने चली गई। सभी लोग बारात के स्वागत में व्यस्त थे। फिर जयमाला हुई। शादी में आए लोग जहां चारू और राहुल की जोड़ी की बधाई ले रहे थे, वहीं राहुल की भाभी प्रीति की सुंदरता की भी तारीफ कर रहे थे, जो हर रस्मों में अपने देवर के आसपास ही थी। राहुल के भैया रोना की तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण वो शादी में नहीं आ पाए थे। पर प्रीति अपने पति को छोड़ देवर की शादी की जिम्मेदारी निभा रही थी। उसका अपने देवर के प्रति झुकाव सहज ही समझ आ रहा था। सभी उन्हें लक्ष्मण और सीता की उपमा दे रहे थे। सारी रस्में पूरी होकर विदाई की घड़ी आ गई। रायपुर के संपन्न व्यापारी की बेटी सारे सुखों में पली चारू के विवाह में माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी थी। 3 बहनों में मंझली चारू देखने में सबसे सुंदर और गुणवती थी। विवाह योग्य होने पर कई जगह बात चली, पर संपन्न पिता संतुष्ट नहीं हो पाए। अतः वाराणसी के धनाढ्य परिवार में उनको अपनी बेटी के सुख भविष्य के आसार दिखे। राहुल आकर्षक था, ज्यादा बात नहीं करता था। औपचारिक देखना दिखाना करके रिश्ता तय कर दिया गया। सबने कहा भी इतनी दूर शादी क्यों कर रहे हो, परंतु सबको समझा दिया गया कि संयोग वहीं का था और 15 दिनों के कम समय में ही विवाह संपन्न भी हो गया। परिवार और रिश्तेदारों ने व्याकुल मन से अपनी लाडली बेटी को विदा किया। मन में ढेर सारे सपने और उमंगे लेकर चारू अपने साजन के घर के लिए निकल पड़ी। मैरिज हॉल से 20 मिनट का रास्ता तय कर एक बड़ी सी हवेली के सामने कार रुकी, जहां सास ने गृह प्रवेश करवाया। अन्य रस्मों के बाद वह सब रिश्तेदारों से घिरी हुई थी और राहुल रिलैक्स होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति उसे आराम करने के लिए कमरे में ले गई और शाम को मुंह दिखाई के लिए तैयार रहने का बोलकर चली गई। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने सुबह के बाद से राहुल को देखना तो दूर, उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। उसे माँ पापा, ममता दी, निक्की और रूही की याद आ रही थी। थकान के कारण उसकी आंखें लग गई। शाम को फंक्शन की तैयारी का शोर था। राहुल की कजन ने जब उसको तैयार किया तो आईने में खुद को देख शर्मा गई। कॉलोनी की सब महिलाएं आ चुकी थी। सब उसकी सास से उसकी सुंदरता की तारीफें कर रहे थे, पर उसकी आंखें तो राहुल को ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो प्रीति से राहुल के बारे में जानना चाहती थी, पर वो भी उसे शाम से नहीं मिली। समय बीता, सब मेहमान और रिश्तेदार विदा होने लगे और वह घड़ी भी आ गई जब चारू अपनी फूलों से सजी सुहाग सेज पर अपने प्रियतम का इंतजार कर रही थी। थोड़ा डर, थोड़ा संकोच और बहुत सारे सपनों के साथ में वो राहुल के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। समय भी कहाँ मिला था उन दोनों को जानने का। रात गहरी हो रही थी, पर इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचैन मन से आज वो पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। पूरा दिन किसी ने ज्यादा बात नहीं की, शायद सभी इतने सारे मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त थे। रात का 1 बज गया। अब उसे अनजानी सी घबराहट होने लगी। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। वो उठकर धीरे से दरवाजे के पास आई, पर संकोचवश बाहर नहीं गई। पर कोई आहट नहीं मिलने पर उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो सब जगह अंधेरा था। नीचे हॉल और गलियारे में छोटी सी लाइट जल रही थी। शायद सब सो गए थे। पर राहुल, आप कहाँ हो? यह सोचते वो अपने कमरे में जाने के लिए पलटी तो उसे प्रीति के खिलखिलाने की आवाज आई और उसके साथ ही जो उसने सुना, उसके बाद कदम अपने आप आवाज की दिशा में चले गए। चारू ने प्रीति के खिलखिलाने की आवाज सुनी, साथ ही उसे राहुल की हंसी भी सुनाई दी। उसके कदम अपने आप ही आवाज की दिशा में बढ़ गए। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे प्रीति की बातें सुनाई दी। जाओ जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारी राह देख रही होगी। मेरी दुल्हन तो तुम हो प्रीति, तुम्हें पता है ना, ये शादी मेरी मजबूरी है। जैसे ही राहुल के ये शब्द कानों में पड़े, चारू के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। वो गिरने वाली थी। तभी उसने खिड़की का सहारा लिया तो उसे महसूस हुआ खिड़की खुली थी। खुद को संभालते उसने धीरे से झांका तो प्रीति गाउन पहने हुए पलंग पर बैठी थी और राहुल इसकी गोदी में सर रखे उसके बालों से खेल रहा था। और देखते ही देखते राहुल ने प्रीति को अपनी ओर खींच लिया। रिश्तों को नापाक होते देखने की अब चारू में और शक्ति नहीं बची थी। वो वहीं नीचे बैठ गई। उसका मन हुआ वो जोर जोर से चीखे, राहुल से पूछे, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? मेरा कसूर क्या था? क्यों? उसे माँ पापा की याद आ रही थी।
मन हुआ अभी फोन करके उनको राहुल का घिनौना सच बता दे, पर उसने खुद को रोक लिया। वो अंदर तक आहत हुई थी। उसे ऐसे धोखे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आंसू से भीगे चेहरे और टूटे हुए दिल के साथ उसने एक फैसला लिया और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। सुबह होने को आई थी, पर बीती हुई रात चारू के जीवन में न खत्म होने वाला अंधेरा छोड़ गई थी। आज उसके चचेरे भाई और जिया जी 15 दिनों के लिए उसे लेने आने वाले थे। बोझिल मन से वो नहाकर तैयार हुई। उसने एक हल्की सी साड़ी पहनी। श्रृंगार उसे चुभ रहा था। मांग में सिंदूर भरते समय उसका दिल रो रहा था। आखिर राहुल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने निश्चय किया था कि वो झूठे रिश्ते को नहीं निभाएगी, इस धोखे और अपमान को नहीं सहेगी। उसने अपना सामान रोते रोते पैक किया। अपनी बड़ी बहन को कॉल करके सारी बात कहने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और प्रीति चाय लिए कमरे में आई और बोली, कैसी रही रात देवरानी जी? चारू से अब सहा नहीं गया। उसने मोबाइल साइड में रखा और प्रीति से कहा, जिसका पति उसकी भाभी के साथ रात गुजार रहा हो, उसकी रात कैसी हो सकती है? प्रीति को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चारू को एक ही रात में सब पता चल जाएगा। ये तुम क्या नाप शनाप बोल रही हो? खुद को मासूम बनाते हुए प्रीति ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा ना होता तो शायद मैं कभी नहीं मानती कि रिश्तों का इतना गंदा रूप भी हो सकता है। आप तो एक औरत के नाम पर कलंक हो। आप अपने पति से बेवफाई कर रही हो। चारू ने जब ऐसा कहा तो प्रीति बेशर्मी से बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा पति मेरे लायक नहीं है। उसको देखकर कोई प्यार कर भी नहीं सकता। न सूरत है और ना ही राहुल की तरह स्मार्ट है वो। नीरज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुमसे शादी तो मजबूरी में की है उसने। उसे पैसों की जरूरत थी और अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जो हमारे रिश्तों को साबित कर सके। घमंड से ऐसा बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद चारू ने अपने आंसू पोंछे और मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। जी हाँ, अब उसके पास उनके गंदे रिश्ते का सबूत था। अब उसे इंतजार था अपने भैया और जिया जी का। वो अपने कमरे में रुआसी बैठी थी। तभी उसे दो छोटे छोटे हाथ अपनी आंखों पर महसूस हुए और मीठी सी आवाज आई, बताओ मौसी कौन है? रूही की आवाज सुनकर इतनी तकलीफ में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रूही को प्यार से गोदी में उठा लिया। रूही से उसे पता चला कि जिया जी और भैया के साथ ममता दी भी आई है। यह जानकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। चारू ने रूही को गोदी में उठाया और बाहर आ गई जहाँ सब बैठे थे। प्रीति बेशर्मी से सबके साथ मेल जोल और आव भगत का नाटक कर रही थी। चारू को हैरानी हुई, कुछ लोग किस हद तक दोहरा चरित्र निभा सकते हैं। राहुल और उसके भाई किसी काम से बाहर गए थे। सास ससुर वहीं बैठे थे और सब बातें कर रहे थे। जैसे ही ममता की नजर चारू पर पड़ी, वो उठी और चारू को गले लगा लिया। कुछ मिनट बाद दोनों बहनें अलग हुई। ममता ने भावुकता से चारू के सर पर हाथ फेरा। फिर चारू अपने कमरे में चली गई और ममता को भी कॉल आ गया तो वह एकांत में आ गई थी। तब तक राहुल लौट आए थे। कुछ देर बाद ममता जब बात करके आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने पति से कहा कि अब हमें चारू को लेकर चलना चाहिए। तो राहुल की माँ ने कहा, इतनी जल्दी? कोई परेशानी है क्या बेटा? रूही के पापा ने भी कहा, अचानक क्या हुआ ममता? कुछ ठीक नहीं है बसंत जी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है। ममता को बहुत जोर से रोना आ गया। क्या हुआ बेटा? आपको कोई गलत फहमी हुई है? राहुल के पापा बोले तो उसने कहा कि क्या गलत हुआ, ये तो आप अपनी बहू प्रीति और अपने बेटे राहुल से पूछिए, जिन्होंने देवर भाभी के रिश्ते को अपवित्र कर दिया है। इन दोनों से पूछे कि मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद की इन दोनों ने। हमसे कौन सी दुश्मनी थी जो हमसे रिश्ता जोड़ा? ममता की तेज आवाज से प्रीति भी किचन से आ गई थी और राहुल के माँ पापा भी सख्ते में थे। उन्होंने भी आवेश में कहा, आप ऐसा बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा रही हैं? किसने कही ये गिरी हुई बात? कई लोग हैं जो हमसे जलते हैं, उन्होंने कहा होगा और आपने मान लिया। ये गलत है। राहुल ने भी कहा, आप नाम बताओ उसका जिसने ये बोला है। प्रीति भी चिढ़कर बोली, आपको कोई हक नहीं है मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कहें। सबकी बात सुनकर ममता से और चुप नहीं रहा गया। उसने अपने मोबाइल में प्रीति की रिकॉर्डिंग ऑन करके राहुल के पिता और अपने पति बसंत को दिखाई। साथ ही बताया, जब वो चारू से गले लगी थी तब उसने कहा था, ममता दी मुझसे अकेले में कॉल पर बात करो जल्दी से। अभी बाहर मैं उसी से बात कर रही थी। रिश्ते का गंदा सच अब सबके सामने था। राहुल की माँ ने राहुल को बहुत गुस्सा किया और रोने लगी। उसके पापा ने भी गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। ममता ने कहा, मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ।
काश आप अपने रुतबे के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान देते। चारू का तो सामान पहले से ही पैक था। वो रोती हुई आई, अपने सास ससुर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। और राहुल और प्रीति की ओर देखकर कहा, मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ममता ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर गाड़ी के पास ले गई। किस्मत ने सिर्फ एक दिन में ही चारू की जिंदगी बदल दी। चारू अपनी माँ के घर के लिए निकल पड़ी, कभी न लौटने का फैसला करके। सबके जाने के बाद राहुल अपनी माँ और पापा के पास गया और बोला, अब जब आप सब सच जान ही चुके हो तो मैं बता दूं, मैं प्रीति को ही चाहता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। इधर ममता चारू के लिए बहुत परेशान थी। इतने लंबे सफर में उसने सिर्फ रूही से ही थोड़ी बहुत बात की थी, वरना गुमसुम सी बैठी थी। उसने ममता से कहा कि माँ पापा को आप मत बताना, उन्हें मौका देकर मैं ही सब बता दूंगी। जब वो लोग घर पहुंचे तो मम्मी और निकिता इंतजार कर रहे थे। निक्की ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इतनी जल्दी कैसे आ गए आप लोग? दी के ससुराल वालों ने खाने को नहीं पूछा क्या? तो ममता ने फीकी सी हंसी हंस दी और चारू ने आंखें नीची करके अपने आंसुओं को संभाल लिया। मम्मी ने उसका पानी उतारा, निक्की उसके गले से लग गई। माँ की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी का कारण पूछा तो ममता ने कहा कि सफर की थकान है, आराम कर लेगी तो अच्छा लगेगा। चारू अपने ससुराल से मम्मी के घर आ गई। मम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा तो चारू रो पड़ी। उन्हें देख निक्की और ममता की आंखें भी नम हो गई। तभी उसके पापा दुकान से आ गए और बोले, आ गई मेरी चारू बिटिया, कैसी है मेरी बेटी? फिर अपनी पत्नी से बोले, अरे भाई कुछ खिलाया पिलाया भी है नहीं? पापा को सामने देख चारू उनके गले लग गई। निक्की ईर्ष्या का नाटक करते हुए बोली, हाँ हाँ, यही दोनों बस आपकी बेटी है, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। चारू के चेहरे पर भी फीकी सी हंसी आ गई। ममता ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोला, चल मेरी ड्रामा क्वीन, सबके लिए डिनर सर्व करें। डिनर के बाद चारू के भैया और जिया जी अपने घर चले गए। जाते जाते चारू को बोले, हिम्मत रखना और समझदारी से काम लेना। तुमने कहा था कि तुम ही बात करोगी, इसलिए हम चुप रहे, पर जल्दी से जल्दी बात करना। इधर निकिता बार बार उससे पूछ रही थी, वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं? जीजू ने कुछ बात किया, हमेशा की तरह चुप रहे। सबका नेचर कैसा है? तो ममता ने उसको प्यार से समझाया कि सुबह होगी तब ही बात कर सकते हैं, अभी चारू को आराम करने दो। तब कहीं निकिता ने अपने सवालों पर ब्रेक लगाया। निकिता रूही को अपने साथ सुलाने ले गई। मम्मी पापा भी सोने चले गए। ममता ने देखा चारू बालकनी में बैठी है तो उसके पास आई और बोली, चारू संभालो खुद को, और तुमने कहा था कि तुम खुद मम्मी पापा से बात करोगी, क्यों नहीं बताया उन्हें? कब बताओगी? निशांत का भी कॉल आया था, उन्होंने कहा है हमें जल्दी से जल्दी मम्मी पापा को सब बता देना चाहिए। तभी दरवाजे पर हुई आवाज से दोनों ने पलट कर देखा तो उसकी माँ संगीता स्तंभ सी खड़ी थी। दोनों बहनों ने पास में पलंग पर बैठाया। वो समझ गई थी कि माँ सब सुन चुकी है। चारू बोलती है, माँ आप ठीक तो हो ना? संगीता, तुम दोनों क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं चारू की उदास आंखें देखकर समझ गई थी कोई तो ऐसी बात है जो तुम लोग बता नहीं रहे हो, क्योंकि जब हमने तेरे ससुराल के हाल चाल पूछे तब निशांत और आशु ने भी बात टाल दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, बता ना क्या बात है? चारू माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। ममता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी हमारी चारू के साथ बड़ा धोखा हुआ है राहुल के। इतना बोल के वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। मम्मी ने कहा, राहुल के क्या? क्या ममता, आगे भी तो बोलो। ममता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राहुल के अपनी भाभी के साथ गलत संबंध है मम्मी। संगीता जी अविश्वास से उसे देखने लगी, फिर बोली, बेटा तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, किसने कहा तुमसे ये सब? मम्मी मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को साथ में देखा है, चारू ने कहा, और जो भी देखा वो सारी बातें उसने बता दी। साथ ही यह भी बताया कि उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए कैसे उसने मौका मिलते ही प्रीति की बातों का वीडियो बना लिया। ममता ने मोबाइल में वीडियो दिखाया। क्या उनके घर में किसी को नहीं पता चला ये सब? संगीता ने पूछा तो चारू ने नहीं में सिर हिला दिया। संगीता, हमसे भूल हो गई मेरी बेटी, राहुल को परखने में, हमें माफ कर दे बेटी, कहकर वो रोने लगी। चारू, माँ आपकी क्या गलती है? आपने तो वही देखा जो आपको दिखाया गया। उन लोगों के बीच इतने गंदे रिश्ते की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप खुद को क्यों दोष दे रही हो? मैं कल ही तेरे पापा से बात करती हूँ। संगीता ने अपनी गोदी में चारू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन सब के आंसू सूख चुके थे रोते रोते। तीनों चुपचाप एक दूसरे को सहारा देती बैठी थी।
माँ की गोद में प्यार पाकर चारू को थोड़ी राहत मिली तो उसे नींद आने लगी। तब ममता ने संगीता को कहा, आप चिंता मत करो माँ, आप सोने जाइए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। बार बार ममता के समझाने पर वो अपने कमरे में चली गई। चारू को भी उसने बेड पर सुलवा दिया। संगीता की आंखों में अब नींद कहाँ थी, चिंता थी बस अपनी बेटी के भविष्य के लिए। किसी तरह आंखों में रात कटी। चारू की माँ संगीता भी अब राहुल के बारे में सब जान चुकी थी। उनका मन तड़प रहा था। दूसरी तरफ वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही तनाव था। राहुल और प्रीति के संबंधों को जानकर सब परेशान थे। राहुल के पिता कमलेश जी वाराणसी के बहुत संपन्न व्यापारी हैं। उनकी और उनकी पत्नी संगीता जी की नजर में पैसे और शान शौकत ही सब कुछ है। जीवन भर उन्होंने खूब पैसा कमाया और परिवार के साथ हर सुख सुविधा का भोग उठाया। राहुल का बड़ा भाई रौनक, जो दिखने में सांवला, दोहरे शरीर का और अहंकारी स्वभाव का है, हमेशा काम में व्यस्त रहता है और पैसे, बिजनेस, दोस्तों और अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी को अधिक महत्व देता है। 2 साल पहले प्रीति के साथ उसकी शादी हुई, पर दोनों में कभी प्रेम नहीं उपज सका। एक तब प्रीति शुरू से ही अपने रूप के मद में थी। उसे उसकी जोड़ी रौनक के साथ अच्छी नहीं लगती थी। वहीं दूसरी तरफ रौनक का पैसों का मद और अहंकारी स्वभाव के कारण दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहती थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बस नाम का ही रह गया था। प्रीति के पिता का देहांत उसकी शादी से पहले ही हो चुका था और शादी के 5 माह बाद ही माँ भी चल बसी। उसके मायके में कोई अन्य रिश्तेदार भी नहीं था। रौनक की शादी के समय राहुल पढ़ाई के लिए विदेश में था और इम्तिहान के कारण सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाया था। लगभग 8 महीने बाद आया तो एक दिन उसने प्रीति को छत पर बाल सुखाते हुए देखा तो देखता ही रह गया। उसने प्रीति की जो फोटो देखी थी उसे कहीं ज्यादा सुंदर थी। वो उसे भाभी नहीं बल्कि नाम या ब्यूटीफुल लेडी कहकर बुलाता था। प्रीति को धीरे धीरे राहुल का साथ भाने लगा। कहीं जाना होता तो वो राहुल के साथ ही जाती। राहुल भी जान नहीं पाया कि वो कब प्रीति के मोहपाश में बनता चला गया। और एक बार जब संयोगवश दोनों घर में अकेले थे, उस रात बारिश की बूंदों के साथ रिश्ते की मर्यादा भी बह गई और गलत रिश्तों का एक सिलसिला बन गया। राहुल तो चारू से शादी नहीं करना चाहता था, पर सबको ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। प्रीति नहीं चाहती थी शादी हो, पर राहुल ने उसे अपने प्यार पर भरोसा दिलाया तो वह मान गई थी। प्रीति और राहुल को नहीं पता था कि उनका सच इतनी जल्दी और ऐसे सबके सामने आएगा, और वो भी सबूत के साथ में। पर इतना होने के बाद भी उनको कोई पछतावा या शर्म नहीं आई। राहुल ने अपने माता पिता से कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चारू के होने या नहीं होने से, मैं प्रीति के साथ रहना चाहता हूँ। जब रौनक को इस सच की जानकारी दी गई तो उसने बहुत नफरत से प्रीति को देखा और चिढ़कर कहा, तेरे कारण शायद अब चारू लौट के कभी नहीं आ पाएगी। सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। राहुल, तूने भी ये सब करने से पहले नहीं सोचा? पिताजी की ओर देखकर बोला, आप इन दोनों को घर से निकाल दीजिए। बहुत बहस हुई इस बारे में, पर राहुल और प्रीति साथ रहने के लिए अड़े रहे। उधर चारू के पापा के घर में सुबह नहाकर पूजा अर्चना के बाद चारू के पापा सीताराम जी नाश्ता कर रहे थे। नटखट, रूही और चंचल वे चारू सबके साथ मस्ती कर रही थी। आज साप्ताहिक अवकाश होने के कारण उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और अपना दिन वो परिवार के साथ ही बिताते थे। नाश्ते के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, संगीता जी क्या बात है, चारू बिटिया कुछ ज्यादा ही चुप है। मुझे लगा सफर की थकान है, पर उसने आज भी कुछ नहीं खाया, जबकि मैंने उसकी पसंदीदा साहू की जलेबी भी मंगवाई थी। बात क्या है? ससुराल में किसी ने कुछ कहा क्या उसे? वैसे तो अपनी चारू सयानी है, फिर भी उसे समझाइएगा। थोड़ा समय लगता है आपसी समझ बनने में, और फिर प्रीति बिटिया के रूप में उसे बड़ी बहन भी मिली है। जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है राहुल के बारे में। जब संगीता जी ने ऐसा कहा तो सीताराम जी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। संगीता जी, ये शादी राहुल की पसंद से नहीं हुई है। राहुल और प्रीति। फिर उन्होंने चारू से हुई सारी बातें और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, जिससे वो भी व्याकुल हो गई और वो गुस्से में बोले, ये आप क्या बोल रही हैं? और अगर ऐसा है तो उसने पहले क्यों कुछ नहीं कहा? मैं अभी कमलेश भाई साहब से बात करता हूँ। चारू के पिता सीताराम जी ने वाराणसी में कमलेश जी के घर पर फोन लगाया। हेलो, नमस्ते भाई साहब। कमलेश जी, नमस्ते जी। सीताराम जी थोड़ा नाराज होते हुए बोले, क्या जो मुझे बताया जा रहा है वो सच है? और यदि हाँ, तो आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब की है? कमलेश जी, हमें तो खुद नहीं पता था इन सब बातों का, पर अब सब जान चुके हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सीताराम जी, कैसे ठीक हो जाएगा? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमलेश जी, हम राहुल को समझा रहे हैं, आप चारू बहू से कहना, फिक्र न करें।
हम सब हैं उसके साथ में और आप सब भी धीरज रखे। आखिर ये दोनों परिवारों को इज्जत का सवाल है। अगर बात घर से बाहर गई तो बड़ी बदनामी होगी। माफ कीजिएगा भाई साहब। सीताराम जी कड़े शब्दों में बोले। मेरी बेटी का दिल टूटा है। वो कुछ खा पी भी नहीं रही है और न ही किसी से बात कर रही है। जब से आई है बिल्कुल चुप है। इतना रोई है कि आंसू भी सूख गए हैं। पर वो अकेली नहीं है, मैं हूँ मेरी बेटी के साथ में। इतना बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। वो भारी कदमों से चारू के कमरे की ओर चल पड़े और उनके पीछे संगीता जी भी। देखा तो चारू गुमसुम बैठी जमीन को ही देख रही थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। मैंने सब कुछ देखा परखा पर चरित्र नहीं समझ पाया। चारू पापा के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उनकी पलकें भी भीग गई थी। बोले, बस बेटा बस, अब तू नहीं रोएगी। तेरे पापा का वादा है तुझसे, मैं सब सही करूंगा। मैं अब तुझे वहां नहीं भेजूंगा। तू आराम कर और खुद को तकलीफ मत दे बेटा, वरना तेरा पापा जी नहीं पाएगा। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं रोऊंगी, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, मैं खुद को संभाल लूंगी। चारू ने रोते हुए कहा। कुछ सोचते हुए सीताराम जी बोले, बेटा मैंने फैसला लिया है। आपके जिया जी, बड़े पापा, मामा जी और बुआ जी से इस बारे में चर्चा करेंगे और उनसे विचार विमर्श करके आगे क्या करना है यह निर्णय करूंगा। आप जैसा ठीक समझे पापा, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। चारू ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके सर पर आश्वासन देते हुए हाथ रखकर सीताराम जी और संगीता जी कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने अपने सभी खास रिश्तेदारों को सारी बातें बताई और विचार विमर्श किया। साथ ही अपने एक वकील मित्र से भी राय मशवरा किया और कुछ दिनों बाद चारू के पिता ने राहुल को तलाक के कागज भिजवा दिए और साथ ही धोखाधड़ी का केस भी चला दिया। सबूत के तौर पर वह वीडियो जो अवसर मिलते ही चारू ने बना लिया था, वह पेश किया गया। राहुल के परिवार ने कई तरह से चारू को वापस बुलाना चाहा, पर ममता और उसके मम्मी पापा ने उसका मनोबल गिरने नहीं दिया। सभी रिश्तेदारों और समाज की सहानुभूति चारू के साथ थी। परिवार के साथ की वजह से उसने खुद को संभाल लिया। मन बहलाने के लिए अपनी सहेली के साथ उसने फैशन बुटीक में ड्रेस डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अतः राहुल से उसका तलाक भी हो गया, पर संगीता जी और सीताराम जी चाहते थे चारू अपने जीवन में आगे बढ़े, पर उसने थोड़ा समय मांगा था। लगभग 2 वर्षों के बाद फिर से चारू दुल्हन बनी। इस बार उसके माता पिता ने बहुत अच्छे से सभी से पूछकर और धैर्य से ध्रुव को वर के रूप में चुना था। पर सबके साथ हमारी चारू को भी सपने देखने से डर लग रहा था, क्योंकि उसने ठोकर जो खाई थी। शादी हुई, फिर से सीताराम जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और इस बार ईश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारा प्यार, विश्वास और सम्मान लिखा था। आज चारू और ध्रुव की शादी की 21वीं वर्षगांठ है। चारू की बेटी अब कॉलेज जाने लगी है और बेटा 10वीं क्लास में अव्वल नंबरों से पास हुआ है।